ये कहाँ है आपके पड़ोसी? यानी कि आपका है क्या ये बैग? करें शुरू? चलो तसल्ली से सुनो आप इसको। अगली है रम्मत। 9वां यही था, 8 तक हमने पढ़ लिए थे। एक बार ढूंढना बंद करके देखो इधर पीछे। देखिए रम्मत की बात करें तो रम्मत रमणा शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? रमणा, जिसका अर्थ होता है खेलना। अर्थ क्या होता है? खेलना। कॉपी बंद करके मेरे जो बोल रहा हूं ना इसको सुनने का काम करो। दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपको। रम्मत का अर्थ क्या है? रमणा, और रमणा का अर्थ होता है खेलना। समझ गए? आपसे पूछा गया है इसका उद्गम स्थल, ये शुरू कहां से हुई, तो आपको याद रखना है रम्मत शुरू हुई जैसलमेर से। कहां से स्टार्ट हुई? जैसलमेर से। और आपसे पूछ लेंगे खेली कहां जाती है या प्रसिद्ध कहां की है, तो कहेंगे बीकानेर। समझ गए? तो रम्मत का उद्गम स्थल कौन सा और खेली कहां जाती है? समझ में आ गई बात? अब आप देखिए इसके अंदर जो कलाकार है वो क्या करते हैं वो भी देखना है कि प्रसिद्ध तो कहां की है? बीकानेर की। आपको इनमें जो कलाकार है उनके नाम देकर आपसे पूछ सकते हैं कि ये किस कला के कलाकार हैं। तो आपको याद रखने हैं जैसलमेर के अंदर 2 कलाकार। कितने? 2 कलाकार। एक नाम याद रखना है जवाहर राम पुरोहित। जवाहर राम पुरोहित रख लोगे याद? इजी सही नाम है, ठीक है? क्या नाम है? जवाहर राम पुरोहित। एक है तेज कवि। क्या नाम है? तेज कवि। ये 2 नाम याद रखने। जवाहर राम पुरोहित कहाँ के कलाकार हैं? जैसलमेर के। कहाँ के? सामने इतना बड़ा लिखा पड़ा है, आंखें फिर खराब हो। कोई बात नहीं, गलती से बोला है। कहाँ के हैं? और किसके कलाकार हैं, तो कहेंगे रम्मत के। और दूसरे कहाँ के कलाकार हैं और किस कला के कलाकार हैं? ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं बीकानेर के। बीकानेर में ये जो कला है इसको कला कर खेलने वाले हैं वो है पुष्करणा ब्राह्मण। कौन है? तो पुष्करणा ब्राह्मणों का राजस्थान की किस नाट्य की कला से संबंध है? रम्मत से। समझ गए? तो ये पुष्करणा ब्राह्मण है वो अपने नाम के साथ में एक सरनेम लगाते हैं। सरनेम समझते हो ना आप? जैसे ये नाम बोलेंगे तो आपको रटा नहीं मारना उस नाम में, क्योंकि ये तो नाम याद करने पड़ेंगे आपको। इनके नाम के पीछे ना महाराज शब्द लगाते हैं। कौन सा शब्द? वो आपस में बातचीत करते हैं ना, तो वो दूसरे को नाम नहीं ध्यान में, तो वो यूं कहें कहीं महाराज। महाराज शब्द जो है वो सरनेम है उनका, और ये प्रशंसा सूचक शब्द है उनका। वो एक दूसरे से बात करेंगे ना, ये पुष्करणा ब्राह्मण, वो क्या बोलेंगे? एक दूसरे को महाराज कहेंगे। समझ गए? महाराज शब्द उनका सरनेम है। तो इनमें कलाकार है फागू महाराज, सुआ महाराज, और एक है मनीराम व्यास। मनीराम व्यास। 3 नाम याद रखने हैं। इसमें 3 याद रखने, इसमें 2 नाम याद रखने हैं। समझ गए? कितने? टोटल 5 नाम है। ये 5 कलाकार किससे संबंधित है? तो रम्मत से संबंधित है। जान गए बात? अब आप देखिए, क्योंकि यहां तो सिर्फ उद्गम हुआ, बाकी का खेला सबसे ज्यादा कहां जाती है? बीकानेर में। यह फाल्गुन महीने के अंदर खेली जाती है। इस महीने में, तो फाल्गुन का मतलब होली, होली वाला महीना। अब होली आ गई तो वही कहानी, केवल केवल पुरुष। समझ गए? इसमें क्या होता है कि अलग अलग जगह की रम्मत फेमस है। इतने साल हो गए, जैसे वो छोटा ब्रदर मेरा बीकानेर ही रहता है,
परंतु संयोग नहीं बैठा कि कभी होली वाले महीने के अंदर वहां हो। इस वाली जो होली थी ना, तो वो पहली डेथ के बाद में फिर फादर के पहली होली थी, तो मैं उसके पास ही था। तो मैंने ये अब की बार देखा कि भी कैसे करते, देखे तो सही। तो वहां आपको ऐसे ना, जैसे कहते हैं ना कि एक मुंबई शहर है जो कभी सोता नहीं है, वहां आपको पता ही नहीं चलेगा रात है या दिन है, क्योंकि लाइटें होगी, लोग घूमते मिलेंगे आपको। ऐसा फाल्गुन वाले महीने में बीकानेर के साथ होता है। बीकानेर के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां रात होती नहीं। रात नहीं होती का मतलब रात को ये प्रोग्राम चलता रहता है, रात और दिन। किस महीने में? फाल्गुन महीने में। वहां एक चौक बना हुआ है, आचार्यों का चौक। कौन सा चौक? जैसे लगभग 3 किलोमीटर के अंदर एरिया है, वो मेन रोड होगी, दोनों तरफ घर बने हुए हैं। उस घर में प्रत्येक घर के आगे डीजे लगा हुआ है। अब आप सोचो, और सारे नाचने कूदने ये प्रोग्राम करने में कितना गजब का माहौल होगा। सारे पूरे 2-3 किलोमीटर तक यही ये प्रोग्राम चलता है। अब आप देखिए, इधर पेपर के लिए है जब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, वरना तो मैं सीधा जुटता और रम्मत लिखा के नक्की मारता। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं आपके याद रहे। कहां की फेमस है? आचार्यों की चौक पे। और यहाँ ये क्या करते हैं कि जैसे शाम का टाइम हुआ, भोजन भोजन किया, और वहां एक सी उम्र के लोग, एक ही मोहल्ले के, लाइट लगी हुई है खंबे पे, उसके नीचे एक लकड़ी का बड़ा सा फट्टा रख लिया, उस पे आके बैठ जाते हैं और फिर ये यूं प्रोग्राम बनाते हैं कि अपने को क्या करना है, ये रम्मत है वो कैसे खेलनी है। तो वो यूं योजना बनाते हैं कौन सा नाटक दिखाना है, तो वो फिर सारे मिलके उस प्रोग्राम को करते हैं। तो वहां इस रम्मत को बीकानेर में कहते हैं पाटा संस्कृति। क्या बोलते हैं? तो पाटा संस्कृति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? किस कला से है? किस महीने में होती है? कहाँ होती है मुख्य रूप से? समझ गए क्या बात? अब आप देखिए इसमें करते क्या है, कई प्रकार की रम्मत खेली जाती है। जैसे मैंने जब नाट्य शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक या प्रेम ग्रंथों का मंच पर कलाकारों द्वारा अभिनय क्या कहलाता है? नाट्य। और ये नाट्य का एक प्रकार है, कौन सा? रम्मत। इसमें रम्मत कौन कौन सी है वो देखिए। एक रम्मत है जिसका नाम है हेडाऊ मेरी री रम्मत। कौन सी रम्मत? हेडाऊ मेरी री रम्मत। इस रम्मत को लिखा था जवाहर राम पुरोहित ने। कहाँ का था? जैसलमेर का। समझ गए? दूसरा फक्कड़ दादारी रम्मत। फक्कड़ दादारी रम्मत। फक्कड़ किसको बोलते हैं जानते हो ना सभी? पता है किसी को? हाँ, जेब में रुपये नहीं हो, जेब ही नहीं हो, वो फक्कड़ है ना। फक्कड़ का मतलब जिसके पास में कुछ ही नहीं, धन दौलत है, धन दौलत वहीन व्यक्ति को क्या कहते हैं? फक्कड़। ये जो है ना हेडाऊ और मेरी, ये रम्मत सबसे ज्यादा खेली जाती है। कौन सी? ये आदर्श पति पत्नी का चरित्र अभिनय है। आपसे पूछ लेंगे कौन सी रम्मत में आदर्श पति पत्नी का चरित्र अभिनय किया जाता है? कौन सी में? हेडाऊ मेरी रम्मत के अंदर किया जाता है। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रम्मत है स्वतंत्र बावनी। कौन सी? स्वतंत्र बावनी। ये रम्मत लिखी है तेज कवि ने। कौन, किसने लिखी? कहाँ का है? 45 के अंदर ये रम्मत इस तेज कवि ने महात्मा गांधी को भेंट की थी। गांधी जी पहली बार ही आए हमारे कल्चर में, ठीक है। तो आपसे पूछेंगे कौन सी रम्मत महात्मा गांधी को भेंट की गई? स्वतंत्र बावनी। लोगों में स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए रम्मत बनाई गई थी। इसमें स्वतंत्रता से संबंधित दो हैं जो जोश पैदा करते हैं। तो ये रम्मत जो है वो किसने लिखी? तेज कवि ने। और भेंट किसको की? महात्मा गांधी।
बात समझ में आई? ये 3 रम्मत है जो आपको याद रखनी है, एडाऊ मेरीरी और फक्कड़ दादारी रम्मत, और एक है स्वतंत्र बावनी जो तेज कवि ने लिखी। ये सारी की सारी रम्मत जो है वो बीकानेर के अंदर आयोजित की जाती है फाल्गुन महीने के अंदर। जब ये फाल्गुन मतलब होली वाले महीने के अंदर जब ये पूरा निबट गया काम, यानी आज मान लो लास्ट दिन है, मतलब 30 दिन तक चली, तो लास्ट दिन है ना, तो लास्ट दिन जितने भी कलाकार हैं, अलग अलग जगह मोहल्ला अलग अलग है, तो ये सारे कलाकार कहाँ इकट्ठे होते पता है आपको? नहीं, स्टेडियम में जाते हैं। बीकानेर का जो स्टेडियम बना हुआ है, उस स्टेडियम के अंदर सारे कलाकार पहुंच जाते हैं, और सारे कलाकार क्या करते हैं, इसमें से सिलेक्शन होता है, फिर टीम बनाते हैं 2 फुटबॉल की। समझ गए क्या बात? किसी में से 2 खिलाड़ी लिए, किसी में 2, अलग अलग जो बढ़िया बढ़िया कलाकार थे वो सारे कलाकार बाहर आ जाते हैं। अब ये कलाकार क्या करते हैं, ये वहां फुटबॉल का मैच खेलते हैं, और लगभग 70% बीकानेरी वहां होते हैं इस लास्ट दिन देखने के लिए, और विदेशी सबसे ज्यादा होते हैं, यानी बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है। और सारे कलाकार वहां आएंगे अलग अलग प्रकार के मुखौटे लगाकर, कोई मोदी बन के आएगा, कोई कैटरीना कैफ, और कोई सलमान खान, और कोई अजय देवगन, यूं अलग अलग आएंगे, कोई बाइडेन, जो चर्चित चेहरे होते हैं ना। आप अगर एक बार आपने देख ली ना, फिर चूकोगे नहीं, हर बार देखने जाओगे, इतनी जबरदस्त होती है। 4 घंटे चलता है काम, और इसको कहते हैं फागणिया फुटबॉल। क्या बोलते हैं? फागणिया फुटबॉल का मंचन कहाँ होता है? बीकानेर में होता है। कलाकार कौन है? रम्मत वाले। समझ गए? आप इनकी बात करते हैं ना अपने पुष्करणा ब्राह्मणों की, अब की बार मैं 10-15 दिन इन लोगों के टच में रहा, तो इनकी कल्चर इतनी शानदार है स्वार्थी एकदम, परंतु तो कल्चर इतनी शानदार है। ये सामूहिक विवाह कराते हैं, सामूहिक विवाह जानते हो ना, भी खर्चा नहीं हो, उनका एक जगह आके शादी कराते हैं। तो उस विवाह को क्या बोलते हैं पता है? ऐड करते हैं तो कहते हैं जी पुष्करणों का ओलंपिक चलेगा। सामूहिक विवाह को क्या बोलते हैं? ओलंपिक बोलते हैं। हाँ जी, हम वो एशियन गेम नहीं कराते, ये ओलंपिक ही कराते हैं डायरेक्ट। तो ओलंपिक देखिए, आप है ना दूसरे वे में मत जाओ, मुद्दे पे रहो तो ठीक रहेगा, है ना। फिर मेरे को फिर उसी ट्रैक पे आने पड़ेगा जो टीचर स्टूडेंट वाला होगा, फिर मैं वही वो चीज बताऊं आपको ताकि अपने फटाफट निपटे काम। मैं ये चाहता हूं कि जब हम लिखे ना उससे पहले याद हो जाए, ठीक है। तो आपसे पूछ लेंगे ओलंपिक का आयोजन राजस्थान की संस्कृति है ये, तो आपको इन चीजों को याद रखना है। ओलंपिक का मतलब यहाँ पुष्करणा ब्राह्मणों में क्या है? सामूहिक विवाह है। फागणिया फुटबॉल कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर में। कलाकार है रम्मत वाले कलाकार। और फिर अगले दिन अखबार के अंदर फोटोएं छपी होती है और लिखा होता है कैटरीना कैफ ने मोदी को हराया। अनजाना आदमी तो चक्कर में पड़ जाता है, ये क्या हुआ, है ना। तो जितने भी चर्चित चेहरे चल रहे होते हैं ना जो वर्तमान में, वो सारे सारे करेक्टर वहां होते हैं, मुकोटा लगा के वो फुटबॉल खेलते हैं, और वही ड्रेस। बाबा रामदेव भाग रहा है, आपको लगेगा ये नहीं कि वो बाबा रामदेव नहीं है, मतलब पूरा एकदम डेकोरेशन वैसी वैसी करता है, जटाएं वो वैसा वैसा ही, और एकदम हूबहू लगते हैं आपको, बड़ी हंसी आती है। यानी 4 घंटे बड़ा शानदार मनोरंजन करते हैं। और ये आयोजन होता है बीकानेर के अंदर स्टेडियम के अंदर। हाँ, कलाकार जो वो भागते, कोई साड़ी पहने वो भाग रहा है, कोई पेट्रोल होते सारे पुरुष है, पर तो वो ड्रेस वो पहन रखी है। तो इंटरेस्ट है। होली के लास्ट दिन फागणिया उत्सव ऐड आती है अखबार में, बाकायदा बड़ी शानदार, पूरा पेज 1.5-2 लाख रुपए की तो ऐड अखबार में देते हैं। अखबार के अंदर बाकायदा ऐड आती है कि कल होगा। तो बाहर वाले कैसे आएंगे? तो वो तो गूगल पे सर्च मारते हैं कि कब हो रहा है मैच, विदेशी स्पेशल देखने आते हैं। तो आप समझ गए ना, फागणिया फुटबॉल अगर आ जाए तो समझ जाओगे क्या चीज थी। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा नाट्य, समझ गए। बवाई जो बच्चा था, बवाई के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। बवाई मूलतः कहाँ का है? गुजरात का। राजस्थान में केकड़ी अजमेर। प्रवर्तक कौन? बागाजी। मूलतः ये कौन सा नृत्य है? मूलतः मटका नृत्य। कौन सा नृत्य है? इसमें कलाकार चमत्कारी प्रदर्शन करते हैं
कलाकार की बात करें तो श्रेष्ठा सोनी, अस्मिता काला, पुष्पा व्यास, तारा शर्मा, और वो ओलंपिक में गया क्या नाम, सांगीलाल संगठी। समझ गए, ये बवाई है, ये 10वां था जो हमने पहले पढ़ लिया था। लिखे अब, हो जाओ शुरू। लिखाऊं, राजस्थान के लोक नाट्य। पहला लिखिए गौरी, वहां नहीं लिखा हमने, वहां तो नृत्य नृत्य लिखा बिल्लों का है ना। यहाँ गौरी की डिटेल लिखेंगे। गौरी में आप लिखिए सबसे पहले हाँ गौरी नाट्य। लिखिए राज्य का सबसे प्राचीन नाट्य। थोड़ा सा स्पीड रखना, लाल काले पीले हरे वो घर करना, या फुर्ती से लिखना फटाफट। राजस्थान का सबसे प्राचीन नाट्य है। लिख दिया। 2 नंबर पे लिखिए भीलों द्वारा मुखोटा लगाकर केवल दिन में पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर लिखो क्षेत्र। क्षेत्र मेवाड़ में, मेवाड़ में जिस गांव में भीलों की बेटी ब्याही होती है, बेटी का ससुराल होता है, बेटी ब्याही होती है, वहां से प्रारंभ करते हैं, वहां से प्रारंभ करते हैं। लिख दिया। फिर लिखिए समय। समय बताओ अब आप समय। 40 दिन कहां से कहां तक है बोलो। भाद्रपद कृष्णा एकम से आश्विन कृष्णा दशमी तक। लिख दो फटाफट। बाद भाद्रपद कृष्णा एकम से कृष्णा एकम से आश्विन या असोज दशमी तक। ब्रैकेट में लिख देना 40 दिन केवल दिन में। लिख दिया। नेक्स्ट लिखिए मुख्य पात्र। मुख्य पात्र, पहला पात्र लिखिए बुढ़िया। किसका सिंबल है, बुढ़िया किसका प्रतीक है। साफ कर दिया काम क्या सारे। लिखिए भगवान शिव का। दूसरा लिखिए राया या राई पार्वती का या मोहिनी का।
तीसरा लिखिए कुटकुटिया। कविता बोलता है। फिर लिखिए जामटिया। कविता का दोहराव करता है। लास्ट लिखिए भोपा, वो लिख देना पुजारी। भोपा पुजारी। अब आपसे इसमें क्या पूछा हुआ है, बताया भी था मैंने। कुटकुटिया व जामटिया क्या है, तो कहेंगे गौरी के पात्र हैं। समझ गए, करेक्टर हैं ये। लिख लिया गया आपने। फिर लिखिए मुख्य कथा। हाँ, स्टोरी क्या है, मुख्य कथा कौन सी, तो लिख दो शिव भस्मासुर। शिव भस्मासुर ये कथा है, वो मंच पर अभिनय करते हैं। लिख दिया। फिर लिखो मुख्य वाद्य। मुख्य वाद्य कौन सा है, बोलो भाई, बोलो। मांदल। लिखो फिर फटाफट, मांदल। मुख्य वाद्य कौन सा, मांदल। लिख दिया, मांदल। इसके बाद में नेक्स्ट लिखिए अब, गौरी के प्रारंभ में, गौरी के प्रारंभ में खेड़ा देवी की पूजा करते हैं। गौरी के प्रारंभ में खेड़ा देवी की पूजा करते हैं। लिख दिया। फिर लिखिए गौरी के अंतिम उत्सव। गौरी के अंतिम उत्सव। पहला लिखिए गढ़ावण। क्या करेंगे इस दिन, कहाँ करते हैं, हाँ जिस गांव से शुरू करेंगे ना उसी गांव में 39वें दिन आएंगे। तो आप लिखिए समाप्ति से एक दिन पूर्व उसी गांव में आते हैं जहां से गौरी प्रारंभ करते हैं। समाप्ति से एक दिन पूर्व उसी गांव में आते हैं जहां से गौरी प्रारंभ करते हैं, और कुमार के घर से मिट्टी का हाथी बनाकर चौराहे पर स्थापित करते हैं। मिट्टी का हाथी बनाकर चौराहे पर स्थापित करते हैं। दूसरा कौन सा है, लिखो फिर बुलावन। दूसरा कौन सा, क्या करेंगे, कब, अगले दिन का मतलब अंतिम दिन। अंतिम दिन इस हाथी को बहते पानी में प्रवाहित कर देते हैं। लिख दो, अंतिम दिन इस हाथी को बहते पानी में प्रवाहित कर देते हैं।
हो गया। एक वर्ड लिखो फिर, ये तो हो गया पूरा, दो ही उत्सव है अंतिम। ठीक है, एक वर्ड लिखना है आपको, मृगा। मृगा लिख लिया। लिखिए, अंतिम रात्रि को कलाकार हाथों के मेहंदी लगाते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। हाथों के मेहंदी लगाते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रात्रि जोगा नहीं करते, मृगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृगा। हम गौरी पढ़ रहे हैं ना, हंसी वाली बात नहीं है। आप सीरियसली इस बात को याद रखना, भूल जाओगे नहीं तो रात्रि जोगा ही याद आएगा वहां। मृगा समझ गए ना क्या किया इन्होंने? हाथों की मेहंदी लगाई और रात्रि जोगा दिया, इसको क्या बोला है? मृगा। अगला एक वर्ड लिखिए, गौरी की गाई। क्या है? गौरी की गाई। क्या चीज है? लिखिए, गौरी के दौरान आयोजित की जाने वाली लघु नाटिकाएं, छोटे छोटे नाटक है, खेली जाने वाली लघु नाटिकाएं। इनकी संख्या 12 है। टोटल 12 है, 12 नहीं लिखनी, 5-7 लिखेंगे बस। शेर सुअर की लड़ाई। मैंने लिखा है नाहर, गोमा, ईणा, कालूगीर, नियावड़, शेर सुअर की लड़ाई। एक लिख देना, कान गुजरी इत्यादि। 12 के 12 नहीं लिखनी जरूरी नहीं है, 6-7 लिख लो बहुत है। मियावड़, ये लो। मियावड़ लिख लिया क्या? लिखिए, गौरी की शर्तें। हाँ, सुअर ही है, शेर सुअर की लड़ाई। आवश्यक शर्त, तो लिखिए नंबर 1, जमीन पर सोते हैं। आप अपने वर्ड में लिख लो इसको, आवश्यक शर्त, जमीन पर सोते हैं। सब्जी नहीं खाते। दूध नहीं पीते। आप ये टेंशन मत लो कि ये क्या करेंगे, आप तो शर्त लिख लो, ठीक है ना? ये इनकी टेंशन है, आप क्यों पाल रहे हो? आपको गोबरी थोड़ी खेलनी है। नाते नहीं है, बस कंडीशन है इनकी। हैं? हैं? दूध नहीं पीते। पहले बताइए, जब आप कहाँ चले गए थे बीच में? यार ये थोड़ी चलेगा यार। आप, मैंने आपको एक चीज कही है, देखो एक रियल बताता हूं आपको।
मैं ये नहीं कहता कि आप कामयाब नहीं होगे, परंतु कामयाब का एक सिस्टम है कि आप डेडिकेट होइए अपने काम के प्रति। मैं ये नहीं कहता कि आपको बहुत जरूरी काम नहीं था, हो सकता है इससे भी ज्यादा जरूरी हो, परंतु आप अपना नैतिक दायित्व समझ के खुद के प्रति आप रेगुलर जरूर हो। अब जरूरी थोड़ी थी कि मैंने बोर्ड पे आपको लिखाया है, आपके रजिस्टर में लिखा है, वही बात थी पेपर में प्रश्न बनेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमने डिस्कस किया हुआ है वो भी चीज पेपर में आती है। आजकल का पैटर्न आप देख रहे हो कितना कुछ टफ हो गया, तो आप थोड़ा सा ना इसके प्रति सीरियस होइए। हम क्या करते हैं, इंसान हैं हम, मैं भी शामिल हूँ, हम अपना थोड़ा बहुत भी काम होता है ना तो थोड़ा सा लंगड़ी मार लेते हैं कि कर लेंगे ये, तो ये जो कर लेंगे ना ये नुकसान पहुंचा देता है। आप 6 महीने सारा कुछ देखिए, जो काम करना है वो तो करना ही पड़ेगा, परंतु अगर आपकी उसमें दिखती हो ना तो आप एब्सेंट मत रहो, मेरा मानना ये है। अब मेरे यहाँ अगर बात करूँ ना तो यहाँ घर के अंदर सारी जिम्मेवारी मेरी है। मैंने मिसेज का ऑपरेशन करवाया 4-5 दिन लगाए बीच के अंदर, तो मैं जिस दिन गया था उस दिन क्लास लेके गया था। अब आप सोचिए मैं आपको पढ़ा के भी गया, और जिस दिन मैं आया उस दिन मैंने क्लास और ली। आप अपने काम को सीरियसली अगर रखोगे ना तो आप अटकोगे नहीं, और जो पढ़ने वाला रूटीन है ना वो छोड़ना नहीं। आपके घर में शादी है जरूरी है वो भी, क्योंकि समाज की परंपरा है, उसमें भी शामिल होना है, परंतु आप दूसरों को दिखा के पढ़ना जरूरी थोड़ी है। आपने 2 घंटे निकाले इधर उधर होके, आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, 2 घंटे आपने जो कुछ करना है ना वो करिए। आप थोड़ा समर्पित कीजिए, प्रकृति आपको पॉजिटिव एनर्जी दे देगी, क्योंकि वो भी तो कहीं न कहीं ईश्वर जिसको कह देते हैं वो भी तो कहीं न कहीं है मौजूद। अगर भूत है तो भगवान भी है। आप ऐसे करके देखिए, आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव नहीं आए तो मेरे को कह देना, मैं यही रहूंगा अगर जिंदा रहा तो। आप इन चीजों पे जो मैं कह रहा हूँ इस पे गौर करना कि ये जो टाइम है ना ये बार बार नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, तो फिर मौका मिलेगा नहीं। फिर हम कोशिश करेंगे ना पढ़ने का तो भी घर वाले कहेंगे पहले ये करके जा, कोचिंग बाद में जाना, फिर ये टाइम नहीं मिलेगा। परंतु आप थोड़ा सा सीरियसली, मेरा पर्सनल व्यू है ये, आप थोड़ा सीरियस रहिए इस काम के प्रति। है कुछ ही नहीं, मैंने ये चीज बताई, आप सीधा आप एक दिमाग से एक बार ये निकालिए कि पीटीआई में आएगा, आप तो ऐसे सोचिएगा हमारे को तो सुनना है क्या चीज थी, कोई बाकी नहीं रह जाए बात, बस इतना गौर करना है। आप रट्टे वाला ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं जब साइंस का होके ये करा रहा हूँ, आपका तो सब्जेक्ट है, आप तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है। तो मैंने इस तरह से करा कि भी मैं जब बच्चों को पढ़ाऊं तो उनके कोई प्रॉब्लम नहीं आए, मेरे से कोई प्रश्न पूछे तो मैं अटकूं नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया। तो मैं रूटीन नहीं छोड़ता। रूटीन का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं ना वो पढ़ता हूँ अभी भी, चाहे मेरी याद हो, क्योंकि हमारे भूलने वाला एक सिस्टम होता है। कोई भी चीज़ होती है वो 7 दिन तक आपके फिक्स रहेगी, 7 दिन बाद में कुछ डिलीट होगा उसमें, तो आप 8वें दिन पढ़ लीजिए उसको। 8वें दिन पढ़ लोगे तो आपकी ये जो मेमोरी है ना उस चीज की वो 15 दिन चली गई, यानी 15 दिन आप नहीं भूलोगे। 15वें दिन से पहले पहले एक बार रीडिंग जरूर लगाइए इसकी। विश्व स्वरूप राय चौधरी की एक बुक आती है मेमोरी मेथड, खरीदनी नहीं है आपको, मैं आपको बता रहा हूँ। मेमोरी मेथड की आती है, उस बंदा लगभग 2003 के आसपास की बात है, मेरा क्लासमेट था, और आज उस बंदे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। साधारण इंसान था, अब आप में से कोई कलेक्टर बन जाए तो अपने यूं कहेंगे ना कि मेरे साथ बैठता था बराबर में, होता ही है। हम भी गर्व से बात करते हैं कि भी वो व्यक्ति है, उसका नाम आज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि उस आदमी ने कुछ न कुछ तो अलग किया है। जॉब नहीं लगा, हालांकि अब प्रोग्राम करता है मेमोरी के, तो मानगढ़ वालों से वो लगभग 40-50 लाख रुपए ले गया होगा। 40-50 लाख बोल रहा हूँ मैं, जॉब की क्या जरूरत है, परंतु उसने स्पेसिफिक क्वालिटी पैदा की अपने में। जब हम मिले उससे, यहाँ साथ वाले थे, जब मिलने गए, क्योंकि अब तो वीआईपी हो गया, सीधा तो कौन मिलने दे भी, इतने बड़े, एक तरह पूरी दुनिया के अंदर 1 नंबर का हो गया। उससे पूछा तो उसने कहा यार मेरी किताब पढ़ लेना आप, तो मैंने कहा तुम मेन तो बता सकता है, अब आप साथ में रहे हुए हो तो आप तो उस वे में बात कर सकते हो। एक तो अनजान आदमी बात करे, एक आप बात करो, तो मैंने कहा कुछ तो होगा। उसने जो चीज़ बताई ना, मेडिटेशन का सबसे पहले बताया, दूसरा उसने ये बताया कि जो रिवाइज होता है, मैंने फिर उसको बताया भी अपने वाला, मैंने हम कैसे करें या लागू कैसे करवाएं। तो ये एक सिस्टम है, फैक्ट है।
कि हम साइंस वाले वे में देखें ना तो 7 दिन तक कोई चीज याद रहती है। आप एक चीज को गौर करना, मैं बता रहा हूं उस पर। आप बस में मान लो या ट्रेन में कहीं सफर कर रहे हो, आपके बराबर में कोई बैठा है, आपने उससे तो खाली बैठे रहते, पूछ लिया कहाँ से हो भाई, उसने कह दिया मैं नागौर से हूँ, क्या नाम है, नाम बताया ललित XYZ, कोई भी नाम जो भी, उसने नाम बता दिया। आप स्टेशन आए, आप उतर गए, वो भी उतर गया। अब वो आदमी साल बाद में आपको कहीं दोबारा मिला, अब आपके हो सकता है ये रह जाए कि नागौर का था, आपके ये याद रह जाए कि ललित है, परंतु दोनों चीजें आपकी याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको आवश्यकता ही नहीं नाम याद रखने की, क्योंकि आपने ध्यान ही नहीं लगाया। यहां जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता है, आप में से ही कई स्टूडेंट ऐसे जो लिखने से पहले याद है उनके, वो जिनके मैंने पहचान कर रखी है, मैंने कहा इसके तैयार है काम, आपकी आंखें है ना वो सारी बोल देती है। अब कई चीजें ऐसी होती है कि जैसे घर वालों ने आपको काम कहा कि सब्जी लेके आनी है, 5 किलो आलू लेके आने, 2 किलो टमाटर लेके आने, 1 किलो हरी मिर्च लेके आनी, ये कोई चीज बताई तो आपको ये जरूरत है कि भी घर में गेस्ट आए हुए ये सामान चाहिएगा, आपने वो बात ध्यान से सुनी, आप 1 घंटे बाद में आओगे वही सामान लेके आ जाओगे। पर ऐसे नहीं होगा कि 2 की जगह 3 किलो आलू ले, 2 किलो टमाटर ले, ये रोक दौड़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से सुना। या आपके साथ में सफर करते समय कोई कलेक्टर था और अकेले ही बैठे हो, अब वो एड्रेस बताएगा, आप भूलोगे नहीं, जिंदगी भर भूल जाओगे, वो बता देगा मैं यहाँ का था, ऐसे पढ़ा था, वो सारी चीजें आपके दिमाग में रहे। क्यों? क्योंकि आपको ये जरूरत है कि इस आदमी से कभी भविष्य में काम पड़े तो यूं तो हो गए, मैं नाम से बोल दूंगा कि भाई अपने वहां थे, उस ललित की तो जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम में वो स्टोर कर रहा है। और यही चीज अलग होती है। आपको जब मैं बताऊं, आप शरीर के सहित आत्मा सहित यहाँ बैठे हो तो आपको याद हो जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, आप बाजार में कहीं घूम रहे हो तो चलट जाएगा काम। ये इतनी है, 6 महीने का खेल है सारा, जो ये प्रोग्राम है ना, ये टेंट लगता है 6 महीने के लिए। 6 महीने में जो ढंग से कर गया सिलेक्ट है, मेरिट की दुगने की जरूरत ही नहीं। और अगर गड़बड़ करी आपने तो आपका अंदर से आपके खुद की आवाज आ जाएगी, यार तैयारी ढंग से नहीं करी, चाहे दूसरे को कितना ही कह देना चाहे बढ़िया हुआ और ये हुआ, खुद अंदर से आवाज नहीं आएगी आपके। आप तो यही कहोगे कि रह गई कहीं की कमी, पर्सन ये वो हो गया यार, ये आधा भूल गया, ये ऐसे जो भी बात बहाना बनना है वो तो बाद की बात है। परंतु शॉर्ट इंडिया की तो सोच के देखिए, क्या 6 महीने में आपने पैसे नहीं खर्च किए, टाइम नहीं लगाया, पढ़े नहीं थे क्या, परंतु आपने कहीं न कहीं कमियां रखी। तो आप थोड़ा सा मेच्योर हो, इस बात को गौर करना। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा बैच ही सिलेक्ट हो, क्योंकि जब आप ये चीजें नहीं गौर करोगे ना, आप सिर्फ ये यार सिलेबस हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक कि सीमित रहे ना, तो काम बनेगा नहीं। आप इन चीजों को समझिए आप, क्योंकि आप इस पोस्ट पे जाने वाले हो जहां आप शिक्षा दोगे, चाहे किसी वे में दो, तो आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझोगे ना तो कोई दिक्कत ही नहीं। क्या चीज है? कुछ ही नहीं है। आप इसको लाइन टू लाइन मत लिखो, आप तो वो चीज पकड़ो कि इसमें से पर्सन कौन सा निकलेगा। ये क्यों हमारे को भीलों का डांस मेवाड़ में करते हैं, यहाँ क्यों जरूरत है पेपर पास करने के लिए? तो आपको तो वो मेन मेन चीज पकड़नी है कि क्या क्या चीज निकाले इसमें से। समझ रहे हो बात? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कि अभी तक तो हमने आधा इंटा ही पास नहीं किया, 2-4 5-7 टॉपिक हुए होंगे, बड़े टॉपिक आगे पढ़े। आप जैसे बार बार कह रहे हो कि जी वो मेले त्योहार, तो मैं जानबूझ के लेट कर रहा हूँ उनको, ताकि आपके अंदर की जो ज्वाला है ना वो तेज हो जाए, जब मैं कराऊं तो सबको याद हो जाए। मैं तो ये थोड़ी चाहता हूँ कि मैं करा दूँ आपके किसी के याद ही नहीं हो, मैं तो ये चाहता हूँ कि किसी का गलत ही नहीं हो प्रश्न। मैं चैलेंज करता हूँ कि जब मैंने आपको करवा दिया ना तो सवाल ही नहीं पैदा हो एग्जामिनर हमसे गलत करवा ले, परंतु आपको सही करना पड़ेगा, उसको मेहनत आपको करनी पड़ेगी। समझाने वाला कॉलम मेरी तरफ है, समझना 1000 बार पूछ लेना चाहिए, किसी चीज को परेशान होता ही नहीं। परंतु ऐसी बात जो बार बार कह दी फिर आप पूछ रहे हो तो इसका मतलब आपका ध्यान नहीं था वहां, जब हम बात कर रहे थे तो उस टाइम आपका ध्यान ही नहीं, तब आप ये बात पूछ रहे हो कि भाई ये कैसे हुआ, कि हमने जिस चीज को बार बार कर लिया। तो मेरा ये बताने का मतलब यही था कि 10 का 10 मैंने इसलिए बताया कि जब आप लिखो तो आपके बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आए, कहीं भी फटाफट चलता जाए अपना काम। ठीक है, तो गवरी के अंदर हमने लिखा कंडीशन कि ये तो नहाते नहीं है, जमीन पर सोते हैं और नंगे पांव रहते हैं। ठीक है, एक और लिख दीजिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं।
ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते। मांस नहीं खाते और मदिरा नहीं पीते। मांस नहीं खाते और मदिरा यानी शराब नहीं पीते। ठीक है, चलो ये हमारा गौरी कंप्लीट हो गया। कोई बात ऐसी हो जो आपको मैंने बताई हो, नोट नहीं करी, मेरे हिसाब से सारा आ गया। मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है? किसका वाद्य यंत्र है? मांदल शिव का, अकेले का नहीं है, शिव और पार्वती दोनों का है। किसका है? शिव जी का। फिर डमरू किसका है? डमरू शिव का है। और मांदल किसका? शिव और पार्वती दोनों का है। समझ गए? अपन ऐसे थोड़ी कह सकते हैं हमारे से ये कैसे पूछ लिया जी आपने, शिव जी का है पार्वती का है, वो तो मर्जी है उसकी। समझ गए? अगला है ख्याल। दूसरा क्या है? ख्याल। लिखिए सूत्रधार। जितनी भी ख्याल आएगी ना, क्योंकि कई है इसमें, ख्याल का सूत्रधार। सूत्रधार का मतलब समझते हो? जैसे कोई पिक्चर होती है उसके अंदर मेन कैरेक्टर होता है ना, हीरो कहते हैं अपने, वो सूत्रधार। लिखिए हलकारा। सूत्रधार क्या कहलाता है? हलकारा। और बाकी के जो कलाकार हैं वो कहलाते हैं खिलाड़ी। क्या कहलाते हैं? खिलाड़ी। दल का मुखिया, दल का मुखिया ये कहलाता है उस्ताद। ठीक है। और लास्ट लिखिए मंच, जहां पर ये ख्याल खेली जाती है, मंच को कहते हैं अखाड़ा। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा हुआ है वो ये, ख्याल का कलाकार क्या कहलाता है? फिर ये चारों लिख देगा ऑप्शन में। क्या कहलाता है? खिलाड़ी कहलाता है। अलकारा कौन होता है? सूत्रधार, मेन कैरेक्टर है उसका। दल का मुखिया डायरेक्टर कह सकते हैं, जो सारों की टीम को कंट्रोल करता है, उसको क्या बोलते हैं? और मंच को क्या बोलते हैं? अखाड़ा। अखाड़ा कैसे होता है? जैसे जैसे मान लीजिए स्टेज है, मैं कलाकार हूं, यहाँ खड़ा हूं, तो इधर भी बैठे हैं ना, वो भी देख लेंगे, इधर देख सकते हैं, यानी तीन तरफ से खुला हो। पीछे से पर्दा लगा दिया और इस पे मंच बन गया, यानी पर्दा जो है वो पीछे पीछे लगा होता है। जितनी भी नाट्य है ना टोटल, उन नाट्यों के अंदर एक कॉमन बात है जो सब में चलेगी, कि मंच की सजावट पर ध्यान नहीं देते। मंच की सजावट पर ध्यान नहीं देते। सभी के अंदर है ये, 10 पढ़े ना प्रकार, 10 के अंदर है ये। अपवाद है इसका एक, वो याद रखना है। अपवाद का मतलब ख्याल का एक प्रकार आएगा जिसे कहेंगे तुर्रा कलंगी। क्या कहेंगे? तुर्रा कलंगी। सुनना इसको, ये रह गया था बीच में। तुर्रा कलंगी में क्या था? दो कलाकार थे, साधु थे दो वैसे तो महाराज, एक था हिंदू और एक था मुसलमान। समझ गए? एक का नाम था तुकनगीर, एक का नाम था शाह अली। क्या नाम था? तुकनगीर और एक का। ये अपने एरिया के अंदर ये प्रोग्राम दिखाते, कौन सा? तुर्रा कलंगी। नाम नहीं था उस टाइम, नाटक दिखा रहे हैं। तो ये क्या करते, एक 20 फीट ऊंचा स्टेज तैयार करते और एक इधर 20 फीट ऊंचा, 20 फुट ऊंचा स्टेज बांस लकड़ियों से यूं, फिर उसको डेकोरेटेड करते खूब शानदार तरीके से, ये फरी फुरी लगा के जचाते, तो लोग पहले उस मंच को ही देखने आ जाते, इतना जबरदस्त करते। फिर बीच में ऐसे फटा रखते, दोनों मंच, ये दोनों साइडों में स्टेज है, बीच में मंच। इधर वाला कलाकार स्टेज पर आकर अपना परिचय देता कि मैं ये हूं, इस ख्याल के अंदर या इस नाटक के अंदर ये काम करूंगा। ये अपने मंच पे चढ़ जाएगा, फिर ये परिचय देगा, ये अपने मंच पे चढ़ जाएगा। दोनों चढ़ गए। अब इधर वाला जो है, या इधर वाला कर लो, चाहे किसी तरफ, अपने रंग में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एक साइड के अंदर तो भगवा झंडा लगाएगा और एक साइड के अंदर हरे रंग का झंडा लगाएगा, यानी दो टीम बन गई।
एक साइड में कौन सा रंग है? भगवा, और एक साइड में हरा। तो भगवा झंडा है भगवान शिव का सिंबल, यानी ये टीम जो है वो किसका पक्षधर है? शिव जी का। ठीक है, हरे वाली है वो पार्वती का प्रतीक। समझ गए? आपसे पूछ ले तुरंग किसका प्रतीक है, तो कहेंगे पार्वती का, सॉरी शिव का। और कलंगी किसका? कहेंगे पार्वती का। दोनों टीमें बन गई। अब ये शिव जी की विशेषता बताएगा। जैसे हमने एक पढ़ा टूटिया रस्म। टूटिया रस्म किसी ने देखी है क्या घर में? टूटिया टूटा टांटी करते हैं ना, शादी चले जाते हैं, देखिए कि किसी ने घर में? हैं? छोटे थे, अब बड़े हो गए, अब तो देखने नहीं देंगे आपको। छोटे थे जब देखी होगी कभी, किसी को याद है क्या क्या करते हैं? आपको ध्यान है? हाँ, तो देखिए घर में किसी। चलो कोई बात नहीं, देखिए कि मैं बताता हूँ क्या करते हैं। हैं? मैंने देखी है। हाँ छोटे थे जब, बड़े को कौन घुसने दे। स्वांग करते हैं उसमें, वो एक तरह से रिश्ते की बात करते हैं। पहले शुरू शुरू में जब वो रिश्ते की बात करेंगे ना, तो लड़की पक्ष जो है वो अपनी लड़की की विशेषता बताता है, और लड़के वाले कमियां निकालेंगे। फिर लड़के वाले विशेषता बताएंगे अपने लड़के की, और लड़कियां पक्ष बना हुआ है वो अपनी कमी निकालेगा। ये प्रोग्राम रात भर चलता है, लास्ट में दोनों तरफ एग्री होते हैं। ठीक है, झूठ मूठ की एक्टिंग करते दोनों तरफ। ये जो करते हैं ना, ये प्रोग्राम शिव जी और पार्वती का करते हैं जो मंच पर। वो कहते हैं कि शिव जी है जटा है, नाता नहीं है यार, बुबूती लगाता है, ये कहता है। फिर पार्वती की विशेषता, ये प्रोग्राम दिखाते हैं लोगों को। ये काफी फेमस था। नाम क्या था? तो कहते हैं कि राजस्थान के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा था। राजस्थान, गुजरात, और ये बाद में बने। तो उस टाइम के मध्य प्रदेश, चंदेरी जो है ना वहां का राजा था, उसको पता चला कि राजस्थान के अंदर या उस एरिया के अंदर मेवाड़ के अंदर ये इस तरह का प्रोग्राम होता है। तो इन जो ये तुकनगीर शाह लिए ना, इनको कहा कि आप बुला लिए दरबार में। राजा ने बुलाया कि यार तुम प्रोग्राम करते हो और मैंने सुना है कि बहुत शानदार करते हो। तो कह जी वो तो आप देख लेना कि कैसे शानदार है कि नहीं है, तुम हमारे को दिखाओ, राजा ने कहा। अब राजा के सामने कि कहाँ का राजा? चंदेरी मध्य प्रदेश का राजा था, नाम का उल्लेख नहीं है कहीं। उस राजा के सामने इन दोनों ने कलाकारों ने प्रोग्राम दिखाया। राजा इतना खुश हुआ कि खुद स्टेज से उठकर वहां आया, दर्शकों में बैठा था, उठ के आया और अपने जो साफा होता है ना, उसपे तुर्रा और कलंगी थी सोने की। एक को दिया तुर्रा और एक को दी कलंगी। उसने फिर उन कलाकारों ने कह दिया जी आज तक तो हमारे नाटक का नाम ही नहीं था, हम तो सीधा ही कहते थे नाटक है। आज के बाद में आपने हमें सोने का तुर्रा और कलंगी भेंट की है, आज के बाद में हमारे इस नाटक का नाम रहेगा। समझ गए क्या बात? और इसके कलाकार की बात करूं तो शुरुआत किसने करी थी? तुकनगीर और शाह अली ने, एक हिंदू और एक मुसलमान। आज भी जब ये कला होती है ना, तो हिंदू मुसलमान कलाकारों का, हिंदू और मुस्लिम, देखिए आज जाति प्रथा काफी यूं कई जगह विवाद है हिंदू मुस्लिम वाला, आप भी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं। तो क्या है कि यूं अलग, कोई कहते हैं हमारा शोषण होता है, हिंदू कहते हैं हमारा शोषण होता है, इस तरह की विवाद उत्पन्न होते हैं। यहाँ ये समन्वय देखने को मिलता है। आज भी कलाकार एक हिंदू और एक मुसलमान है। समझ गए? इसमें कौन सी में? तुकन तुरा कलंगी में। अब खास बात क्या है, ये जो चीज है ना, ये यहाँ पॉजिटिव है कि राजस्थान के जितने भी नाट्य हैं उनमें मंचीय सजावट पर ध्यान नहीं देते, परंतु तुरा कलंगी में विशेष ध्यान मंच की सजावट पर ही देते हैं। एक बात। दूसरी, आपसे पूछ ले कि जितने भी नाट्य हैं जो 10 पढ़े, उनमें सबसे ज्यादा दर्शक किस नाटक में आते हैं? वो इसी में आते हैं। पूछ ले राजस्थान में सर्वाधिक दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला लोक नाट्य कौन सा? तुर्रा कलंगी। समझ गए? ये किसका प्रकार है? ख्याल का प्रकार है। जान गए बात? तो ख्याल के अंदर आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो ये सूत्रधार कहलाता है हलकारा, कलाकार कहता है खिलाड़ी, दल का मुखिया क्या कहलाता है? उस्ताद, और मंच को क्या बोलते हैं? अखाड़ा। समझ गए बात? अब आप लिखिए राजस्थान में विभिन्न स्थानों की ख्यालें प्रसिद्ध है। राजस्थान में विभिन्न स्थानों की ख्यालें प्रसिद्ध है। लिख दिया?
पहली ख्याल लिखिए तुर्रा कलंगी ख्याल। अब ख्याल के टाइप लिख रहे हैं, दूसरा नाट्य का प्रकार लिख रहे हैं। इस हो गया क्या? बस ये तो करा दो चाहे, कितना बच गया? तुर्रा कलंगी ख्याल लिख दिया। अब मैं बोर्ड पे लिखूं ना, उसी क्रम में आप उतारना, क्योंकि ख्याल आएगी इसी सिस्टम से चलेगी। तो एक का फ्रेम बता देता हूं, बाकी का फिर वैसे वैसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आपने लिखा सबसे पहले तुर्रा कलंगी ख्याल। पहले नंबर पे लिखे प्रवर्तक, तुकन गिर व शाह अली। शाह अली दो संत, हिंदू व मुसलमान। ये लिखिए चंदेरी मध्य प्रदेश के राजा ने इन्हें सोने का तुर्रा व कलंगी भेंट की। सोने का तुर्रा और कलंगी भेंट की। फिर दूसरे में लिखिए तुर्रा शिव का व कलंगी पार्वती का प्रतीक है। लिख दिया। फिर लिखिए वाद्य यंत्र, और लिख देना चंग। फिर लिखिए क्षेत्र, लिखिए गोसुंडी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ व नीमच मध्य प्रदेश। यहाँ खेली जाती है। लिख दिया। वर्तमान कलाकार, देखिए हमीद बेग, सेडू सिंह, जयदयाल सोनी। एक मुस्लिम एक हिंदू अभी भी है। ठीक है, अब आप लास्ट में इसका लिखिए फैक्ट। फैक्ट लिखिए इसमें मंचीय सजावट भव्य होती है। इसमें मंचीय सजावट भव्य होती है। अच्छा, मंचीय सजावट भव्य होती है, लिख दिया। और दूसरा आप लिखनी है इसकी विशेषता, राजस्थान में सर्वाधिक दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नाट्य है। राजस्थान में सर्वाधिक दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नाट्य।